बात होगी बेबाक, राजनीति के पैतरे हो या फिर हो कोई खास मुलाकात, या हो समाज से जुड़े मुद्दे, हर आवाज को मिलेगी जगह। जिसका सरोकार हो आपसे, न लाभ न लपेट, हम करेंगे खास मुलाकात। नमस्कार, GTPL न्यूज 24 के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं रघुवीर कुलकर्णी। आज हमारे साथ में उत्तर नागपुर के विधायक मिलिंद माने सर हमारे साथ में। नमस्कार मिलिंद जी। नमस्कार मिलिंद जी, सर्वप्रथम ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और आज विधायक कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, इस वजह से मैं विधायक बन सका। अन्यथा मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को विधायक बनना बहुत कठिन कार्यक्रम था। वैसा हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर उसका चुनकर आने के लिए प्रयास भी किया था, लेकिन पता चला कि ये अकेले के दम पर संभव नहीं है। पक्ष का टिकट होने के ही बाद में कुछ बात बन सकती है। और माननीय नितिन जी गडकरी और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन दोनों ने भी मुझे उस काबिल समझा और मुझे उत्तर नागपुर से टिकट दिया और उसका परिणाम बहुत अच्छा आया। और मुझे एक अच्छा काम करने का मौका पार्टी के माध्यम से विधायक चुनकर आकर लोगों की सेवा करने का एक अच्छा मौका मुझे पार्टी ने प्रदान किया है। जी, आपके सामने इलेक्शन में काफी दिग्गज लोग खड़े थे। एक तरफ रोजगार हमी योजना मंत्री पूर्व नितिन जी राउत थे, एक तरफ गजबीये साहब थे बहुजन समाज पार्टी से। तो आपको कहा जाता है कि आप जॉइंट किलर है करके, तो क्या कहे इस पर प्रतिक्रिया देंगे? वैसा क्या है कि इस बारी से जो चुनाव हुआ तो जो एक्चुअली कांग्रेस पक्ष के विरोध में तो लहर थी, साथ में मोदी जी की लहर थी। पार्टी के जो पदाधिकारी है एवं कार्यकर्ता है, उन लोगों ने काफी अच्छा परिश्रम किया। जनता ने भी जो है बदलाव के दृष्टिकोण से इस बारी से बदल लाना चाहिए, ये उन्होंने मन बनाया। इस वजह से हमारी जो जीत है वो थोड़ी आसान हो सकी। और हमें एक्चुअली जायंट किलर वगैरह कहते हैं, लेकिन कैसा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यदि ये चुनाव के अंदर में वो प्ले करता है और वो इस बारी से प्ले करके गया। इस वजह से नितिन जी राउत जैसे व्यक्ति को भी और किशोर गजबे साहब जो अच्छे IAS अधिकारी थे, उनसे भी ज़्यादा वोट मुझे मिले और मैं चुनकर आने में मेरा रास्ता साफ हुआ। इलेक्शन के समय में आपने क्या विजन्स रखे थे? क्या जैसे कि नितिन राउत जी इतने सालों से वहां पर मंत्री है, विधायक रह चुके हैं, वहां के जो अधूरे कार्य कुछ रह गए होंगे जो आप सोच रहे थे कि वो मैं कर सकता हूँ, तो क्या लगता है क्या विजन था आपका? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि 15 साल से माननीय नितिन जी राउत विधायक थे। वे लगभग 7.5-8 साल कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन जो पीरियड उनको 15 साल का एज विधायक मिला है और मंत्री के रूप में 7.5 से 8.5 साल मिले हैं, उस अनुपात में उन्होंने काम करने का प्रयास किया, लेकिन वो काम जो है वो पूरी तरह से कहीं पे भी दिख नहीं पाया। कि उन्होंने काम कोशिश की है लेकिन सब आधे अधूरे रह गए। इस वजह से कोई भी यानी एक व्यक्ति को 5 साल और 5 साल और 5 साल ऐसा 3 टर्म देने के बाद में भी
जब लोगों को दिखने लायक कोई काम नहीं दिखते हैं तो यकीन जो है जनता विचार करती है उसके मामले में, जी। और उस वजह से जो है वो उनके अधूरे काम रहे और कुछ जो काम किए हैं वो पब्लिक को अपील नहीं कर पाए। तो इस वजह से इस बारी से उनके विरोध में जनता का रोष थोड़ा था ही, और उसका नतीजा जो है कि उनके तीसरे क्रमांक के जाकर हार मानना पड़ा। जी, आप पहली बार विधायक बने और विधानसभा में आप सर्वप्रथम प्रवेश करते समय अपने सीढ़ियों को पहले एक तरह माथा टेका और फिर आप अंदर गए। इस बार आपने काफी भी मुद्दे भी उठाए इस बार सदन में, तो सर्वप्रथम आपने माथा टेका और बाद में सदन में किस प्रकार के मुद्दे उठाए जिससे उत्तर नागपुर को या विदर्भ की जनता को फायदा हो सका? एक्चुअली मैं जब पार्षद था जी। तो हर बार रिजर्व बैंक चौक होते हुए महानगर पालिका जाना पड़ता था। तो विधान भवन की जो इमारत कम से कम दिन में 4 बार तो भी नजर में आती थी, और कई दिनों से मन में एक सपना संजोए रखा था कि इस विधान भवन के इमारत में मैं एक न एक दिन विधायक बनकर जाऊंगा। तो और जो लोगों के प्रश्न है खास करके सिकल सेल के बारे में और अन्य कुछ प्रश्न है समाज के प्रति, वो विधानसभा में उठाऊंगा, ये मेरा सपना था। और उस दिन नागपुर विधिमंडल का पहला अधिवेशन नागपुर में जब शीतकालीन अधिवेशन शुरू हुआ तो उस इमारत को देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन जो है भरकर आया, और उस इमारत को मैंने एक नज़र देखा, उसको नमन किया और मेरा माथा उनके विधान भवन के पहले सीढ़ी के ऊपर में मैंने टेका और नमन करते हुए अंदर गया। उसके पीछे की भावना यही थी कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान रचा, मैं नागपुर का रहने वाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि नागपुर, दीक्षा भूमि नागपुर, और इस नागपुर शहर के अंदर में जो विधिमंडल है जहाँ पर कानून बनते हैं लोगों के हित में, मुझे ऐसा लगा कि उस बाबा साहब की घटना के तहत चलने वाले विधिमंडल को, जहाँ पे कायदे कानून गरीबों के लिए बनते हैं, उस विधिमंडल वो पवित्र इमारत को मैंने नमन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी दिलो दिल याद किया, और फिर मैंने ये भी मनोमन दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस इमारत में जा रहा हूँ तो आने वाले 5 साल मेरे हाथों से ऐसे काम हो, गरीबों के हित में, दीन दलितों के हित में ऐसे कुछ काम हो, कायदे बने, नियम बने कि उसके अंदर में इन सभी लोगों का फायदा हो, जनता का फायदा हो, राज्य का फायदा हो और इनडायरेक्टली देश का फायदा हो। इस दृष्टि से मैंने वहाँ पे नमन किया और उस दिन अंदर में गया। और अंदर जाने के बाद में शीतकालीन सत्र जो है जितने भी दिन चला, लेकिन उसमें मैंने विशेष करके जो चर्चाएं उपस्थित हुई, सबसे बड़ी लंबी चर्चा जो 11 घंटे लगभग चली, वो जो थी कि महाराष्ट्र के अंदर में जो दुष्काल आया हुआ है, तो उसकी जो चर्चा लंबी चली, तो उसके अंदर में हमने हमारे कुछ पॉइंट्स उपस्थित किए। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर में नया डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, विकास आराखड़ा बन रहा है, तो उसमें सभी मुंबई के विधायक बात करते हुए नजर आ रहे थे। संयोगवश मैं और सुधाकर जी कोहड़े, हम 2 आमदार विधायक वहां पर थे अंदर में, तो उन्होंने और मैंने मिलकर नागपुर सिटी का जो विकास आराखड़ा जो है, डेवलपमेंट प्लान है, उसके बारे में हमने चर्चा की। पिछले विकास आराखड़ा के अंदर में जितने रिजर्वेशन है, लगभग 2000 रिजर्वेशन है, उसको डिलीट करने की मांग भी हमने वहां पर की। और एसी रूम में बैठकर जो डेवलपमेंट प्लान इंजीनियर बनाते हैं, तो हमने सूचित ये किया कि आप एसी में और रूम में बैठकर वो आप डेवलपमेंट प्लान नहीं तैयार कीजिए, आप मैदान में जाइए, जगह कौन सी खुली है, कितने घर बने हैं, नहीं बने हैं, सैटेलाइट के द्वारा भी आपको पूरा चित्र, एक एक घर का चित्र आपको मिल सकता है। तो आप यदि
रूम में भी बैठे हैं, लेकिन फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसका आप फायदा लें और उस तरीके से आप आरक्षण आवंटित करें। अन्यथा होता है कि जहाँ पे ऑलरेडी घर बन चुके हैं और घर बन चुके हैं वहाँ पे वो आरक्षण डिक्लेयर करते हैं, वो रहने वाले जो लोग हैं वो बेचारे पेशो पेश में आ जाते हैं कि कहीं हमारा घर तो टूटने वाला नहीं। और 10 साल, हर 10 साल में नया डीपी प्लान बनता है, तो 10 साल तक की वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, ना आरक्षण डिलीट होता है, ना वे पक्का घर बना सकते हैं। तो और सिटी की स्थिति जो है नया डेवलपमेंट अच्छी तरह से न होने के जैसे थे रह जाती है। उस वजह से डीपी प्लान बनाने के तुरंत बाद ही जो खुली जगह है उन्होंने एक नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए कि भैया ये खुली जगह है, इस खुली जगह के ऊपर में इस बात का आरक्षण किया गया है। फॉर एग्जांपल स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो, दवाखाना हो, मैटरनिटी होम हो, खेल का मैदान हो, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, या एमएससीबी के लिए कोई जगह है, पोस्ट ऑफिस के लिए जगह है, आइसोलेशन हॉस्पिटल है, ऐसे अन्य कई सरकारी जो ऑफिसेस रहते हैं उसका रिजर्वेशन फिर उन्होंने उसके ऊपर में आवंटित करना चाहिए। आपने कहा कि उसका रिजर्वेशन आवंटित करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो अनुसंधान केंद्र है जो, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, वो उत्तर नागपुर में ही आता है। नहीं, एक्चुअली कैसा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुसंधान केंद्र है, जगह आवंटित हो चुकी है, उसके लिए पैसे भी आए हुए हैं और कुछ ही दिन के अंदर में हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो हालांकि थोड़ा सा ऐसा अतिक्रमण वहाँ पर नजर में आ रहा है, लेकिन वो एक बार वो जगह जो है उन्होंने अतिक्रमण हटा के पीडब्ल्यूडी को सौंप दी थी, लेकिन उसके पश्चात भी वहाँ के जो लोग हैं अतिक्रमण हटाने के बाद में और 1-2 दिन के बाद में वहाँ पे कुछ ऐसी झुग्गी झुपड़ियाँ बना लेते हैं और कुछ ऐसा पंचर वगैरह की दुकानें, ट्रक का कुछ रिपेयरिंग का दुकान ऐसे टेम्पररी उन्होंने डाले हुए हैं। लेकिन बहुत ही कम समय में उस अनुसंधान केंद्र की शुरुआत होगी, भूमि पूजन होगा, अच्छा हम कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए फंड्स भी उपलब्ध है और ये कार्य को शुरुआत हो जाएगी। जो इनिशियल अमाउंट है वो आ चुका है और उसके पश्चात का जो अमाउंट और आना है तो वह हमारे कार्यकाल में आएगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4-5 साल के अंदर में हमारे कार्यकाल में वो इमारत पूरी तरह से कंप्लीट होगी और जनता के लिए आने वाले 3-4-5 साल के अंदर में वो जल्दी उसको सुलझा लिया जाएगा। जी, उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट के हिसाब से पिछली बार कुछ रिंग रोड का भी मुद्दा उठा था, रिंग रोड के लिए भी कुछ लोगों ने आपको निवेदन दिए थे। बाद में साफ सफाई का है, कुछ पानी की समस्या है, अभी एमएससीबी की समस्या तो थोड़ा सा दूर हो गई है, लेकिन जैसा कि क्या आप सोच के चल रहे हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट होगा, क्या आपका विजन क्या है कि उत्तर नागपुर किस तरह से होना चाहिए? देखिए, जब हम पश्चिम नागपुर, दक्षिण पश्चिम नागपुर में घूम कर जाते हैं जी, और हमारी गाड़ी जब उत्तर नागपुर की दिशा में चलने लगती है, LIC चौक से ही हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हम बड़े देहात में जाने की संभावना दिख रही है, क्योंकि रास्ता छोटा छोटा होते जाता है, अतिक्रमण रहता है, रास्ते के ऊपर में गड्ढे रहते हैं और कहीं लाइट है कहीं नहीं है, ऐसा नज़ारा। LIC चौक से आगे फिर वो रेल का जो गुरुद्वारा के पास में पुलिया आता है, वहाँ के वो पुलिया के अंदर जो गड्ढे है, वहाँ से लेकर फिर करबी चौक से लेकर फिर कामठी रोड तक के, और सबसे बुरी हालत तो ऑटोमोटिव चौक में है। और वो रास्ता जो है आगे कामठी रोड तक के जाता है तो वो नेशनल हाईवे है ऐसा कभी लगता ही नहीं। और वैसे ही एक रिंग रोड जो है मानकापुर से तुम्हारा कलमना तक के गया है, वो रिंग रोड की भी हालत बड़ी खस्ता हालत है। तो एक्चुअली उत्तर नागपुर में रोडों के तरफ में विशेष ध्यान किसी ने दिया नहीं, ना लोक प्रतिनिधि ने दिया, ना जो व्यवस्था रहती है प्रशासन रहता है, ना प्रशासन ने दिया। हम आने के बाद में सबसे पहले रिंग रोड के ऊपर में जो गड्ढे थे वो गड्ढे बुझाने का और उसको लेवलिंग करने का काम लिया। अभी मुख्यमंत्री जी से हमने बोला था कि भैया पूरी तरह से हमको डामरीकरण करके दो,
लेकिन फंड की जरा कमी होने के कारण उन्होंने हमको सूचित किया है, सभी विधायकों को सूचित किया है कि पहले भैया जो भी बड़े बड़े रास्ते हैं उसके ऊपर के गड्ढे बुझाओ और काम चलाओ, और उसके बाद में जैसे जैसे पैसे उपलब्ध हो गए फिर उसके ऊपर में टारिंग करने का काम जो है, लेयरिंग करने का काम, उसको हम बाद में लेंगे हाथ में। तो अभी हमने रिंग रोड के गड्ढे बुझाए हैं और जो भी हाईवेज है उसके ऊपर के भी गड्ढे बुझाए हैं। अब ये तो ठीक है कि अभी रेनी सीजन नहीं है, तो ऐसा समझ लो कि धूप काला और ये ठंड के दिन निकल जाएंगे, लेकिन बारिश आने के बाद में फिर से रोडों की हालत खराब होने वाली है, हमें पता है। लेकिन उसके पूर्व या आगे पीछे में हम उसका पूरा टार रोड का लेयरिंग करेंगे। अभी के हालात में बेरोजगार काफी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है और उत्तर नागपुर की ओर देखा जाए तो काफी दिखाई देते हैं, क्राइम भी काफी ज्यादा होता है, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे इसका? कैसा है, क्राइम जो है ये क्राइम कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है जी। वैसा यदि देखा जाए तो क्राइम जो है नागपुर के अच्छे हिस्से में भी हो रहा है। क्राइम नागपुर का जो डाउट रोडन इलाका है वहाँ पर भी हो रहा है। अब ये क्राइम होने की वजह है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं और उनके हाथों को रोजगार नहीं है, पैसा कमाना चाहते हैं भी लेकिन पैसा नहीं मिलने पर, हाँ, जैसा चेन स्नैचिंग, ये लोग 2 व्हीलर पे जाके चेन स्नैचिंग करते हैं, तो उसमें से उन्हें रोजगार नहीं मिलाना रहता है, बल्कि अपने शौक जो है उसको निभाने का रहता है। और कभी 92 धारा तहत जो किसी का रास्ते में रोक लिए, पैक मनी पर्स ले लिया या कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्नामेंट है वो मांग लेते हैं, वो भी कुछ वारदात नजर आते हैं। कभी कभी अपहरण की धमकियां दी जाते हैं और पैसे की मांग की जाती है। ऐसे भी ये जो बात है ये बेरोजगारी के कारण तो है ही, लेकिन ये इसके पीछे केवल बेरोजगारी नहीं, विकृत मानसिकता भी रहती है जी। तो ये दोनों का मिश्रण जो है वो तो पूरे नागपुर के सभी एरिया में दिखता है, केवल हम उत्तर नागपुर को ही ऐसा टारगेट करें ऐसा नहीं है। लेकिन ये मानता हूँ कि थोड़ा हमारे उत्तर नागपुर में शिक्षित लोग जितने हैं उतने अशिक्षित भी लोग हैं। 80 झुकी झुपड़ियाँ हैं, यानी सैंक्शन जो झोपड़पट्टियाँ हैं वो 80 है और उसमें रहने वाले बेचारे गरीब लोग रहते हैं। तो गरीब लोग रहने का और जो उनके शौक भी जो होते हैं, कोई बहुत सारे लोग व्यसनाधीन होते हैं, उसमें दारू का व्यसन हो, चरस गांजा का व्यसन हो, अन्य कोई व्यसन हो, उस कारण से सभी जो बातें हैं उसके लिए क्राइम रेट वहाँ पे बढ़ते नजर आता है और उसमें छोटे से बड़े बड़े बातें वहाँ पर होती हैं। और झुग्गी झुपड़ियों के अंदर में थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड रखने वाले लोग जो है और कम समय में पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले लोग भी ज्यादा मात्रा में रहते हैं और उसमें फिर मारधाड़ हो जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है और इसलिए मर्डर भी होने की संख्या जो है नॉर्थ नागपुर में है, ज्यादा है मानते हैं। लेकिन ऐसा है कि वो इसी इलाके में हो रहे हैं ऐसी भी बात नहीं, अन्य भी नागपुर के सभी इलाकों के अंदर में आजकल ये पैसे के पीछे और ये फास्ट जीवन शैली हो गई है और उस कारण से इसमें महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट है और पुरुषों का भी इन्वॉल्वमेंट है और उसमें जो यंग ग्रुप जो है उसमें दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे लेडीज रहे या जेंट्स रहे, तो उस वजह से क्राइम रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। आपका अभी सरकार आई है तो सरकार की ओर से बेरोजगारों के लिए क्या नया लाया जा रहा है कि उनको किस तरह इन्वॉल्व किया जाए, किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए? एक्चुअली इस बारी का जो सरकार है, माननीय नितिन जी गडकरी बोलो या माननीय देवेंद्र जी फडणवीस बोलो, वे दोनों भी इस तरीके से सोच रहे हैं कि नागपुर शहर में जो भी डेवलपमेंट होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद में वहाँ पे जो रोजगार लगने वाला है, चाहे वो मियान हो, चाहे 4G हो, चाहे आपका अभी जो थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन हो जो कोराड़ी में हो रहा है, आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है,
या अन्य कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे मिल रहा है, तो उस जगह में नागपुर शहर के ही लोग ज्यादा मात्रा में लगे, ऐसा निर्णय महाराष्ट्र शासन ने बल्कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस साहब ने लिया है। वही कंडीशन के ऊपर में परमिशन भी देते हैं कि भाई हमारे इतने बच्चे लगेंगे। आप यानी कैसा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जी जी, ब्रेन यदि बाहर से यानी इम्पोर्ट होगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ का ब्रेन जाएगा कहाँ पे, तो फिर से एक क्रिमिनल प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ के बेरोजगारों को यदि हमने ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, तो जो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता है लेकिन स्किल्ड वर्कर है कुछ, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। कोई पान ठेला चलाने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, छोटे छोटे होटल चलाने वाले या ठिया चलाने वाले, ये जो लोग हैं इनको थोड़ा भी पैसा उनको उपलब्ध होगा तो उस कारण से क्रिमिनल रेट भी कम हो जाएगा, सुशिक्षित रोजगार बेरोजगारों को भी काम मिलेगा, अशिक्षित बेरोजगारों को भी काम मिलेगा। तो इस तरीके से एक सिटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। पहले ऐसा था, सिटी के अंदर में इतने कारखाने थे, एम्प्रेस मिल थी, तो क्राइम रेट नहीं के बराबर था, क्योंकि जितने भी लोग आते थे सिटी के अंदर में उनको सभी को रोजगार मिलता था। बल्कि एम्प्रेस मिल चल रही है, इसके कारण से बाहर के देहातों में से इतने भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर इतने लोग यहाँ शहर में आके बसे हैं कि उसकी कोई यानी काउंटिंग नहीं है। और अभी मिहान आने जा रहा है, तो ये सिटी का जो है हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन हो ही रहा है, तो उतना ही एक्सपांशन के अंदर में यहाँ पे रोजगार निर्मित भी होना चाहिए। यानी जैसा नितिन जी गडकरी ने कहा था कि अगर यहाँ पर रोजगार आएंगे, जैसे को नए नए कारखाने आएंगे जी, तो विदर्भ के जो युवा पीढ़ी है उनको ही हम उसमें जगह रखेंगे, राइट। जो कि हमारे विदर्भ के जो युवक है उनको रोजगार मिल सके। जी जी। चलिए आगे की और बढ़ते हैं। मिलिंद जी, जैसा महिलाओं पर हो रहे हैं अभी अत्याचार, इस विषय पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? एक्चुअली कैसा है, महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये सही में और दुख भरी बात है। महिला यानी ईश्वर ने उसको कमजोर बनाया है, यानी ताकत नहीं रहती है। जितना पुरुष रोबोस्ट रहता है, वो दबोच लेता है, उतना महिला प्रतिकार नहीं कर पाती है, और उस कारण से वो बेचारी हवस का शिकार हो जाती है। ये तो जो है महिलाओं के ऊपर में जो लैंगिक अत्याचार है या अन्य एब्यूज है, वर्बल एब्यूज बोल सकते हैं, और शारीरिक भी जो तकलीफें, प्रताड़नाएं उनको झेलना पड़ता है। एक्चुअली पुरुष ही विकृत मानसिकता का प्रॉब्लम है ये, और उस कारण से हर पुरुषों ने ये विचार करना चाहिए कि कोई भी परस्त्री यदि है तो वो किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, कोई तो भी परिवार से वो संबंधित बेटी हो सकती है। तो ये सभी बातें हमने यदि नजर में रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अन्य अत्याचार नहीं होगी। पुरुषों को का जो है सेंसिटाइजेशन पुरुषों का, और वो तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का बचपने से माँ ने वो सेंसिटाइज करना चाहिए कि बेटा तू बड़ा होगा तो तेरे बहन जैसी वो लड़की रहेगी, तो तू उसके तरफ में ऐसा नहीं थी। ये जो है ना, हर लड़के को माँ ने लड़कियों के बारे में और स्त्रीत्व के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए, हर बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। तब कहीं जाके शायद बच्चे जो है लड़कियों के और स्त्रियों को देखने के उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अच्छा, ये वन वे ट्रैफिक नहीं, ये कभी कभी टू वे ट्रैफिक भी है कि बच्चे भी बहुत अच्छे रहते हैं, पुरुष भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अच्छे पुरुष और अच्छे लोगों को बिगाड़ने का काम भी तरुणियों से, लड़कियों से और स्त्रियों से होता है। नहीं होता है ऐसी बात नहीं, कि ये थोड़ा सा जो है बायलैटरल फिनोमिना है, लेकिन ज्यादा दोष जो है ना जो पाया जाता है वो पुरुषत्व के तरफ में, क्योंकि पुरुष जो है एक कभी भी कोई भी एक्ट के अंदर में वो एक्टिव मेंबर रहता है,
और स्त्री जो है ना, हर कोई भी बात में वो पैसिव मेंबर रहती है, उसे झेलना ही पड़ता है। पुरुष लादता है, खुद के अन्याय वो करता है। यदि पुरुष ने यदि चाहा कि नहीं भाई मुझे ये हीनियस एक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन उसके मन में यदि भावना रहे तो स्त्री जो है, स्त्री को सरेंडर होना चाहिए। लेकिन स्त्री ने भी एक बार ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने यदि कोई पुरुष को या कोई तरुण को यदि ललकारा है और वो यदि रिएक्ट होता है, तो फिर उसके एक्ट को बचाने की और झेलने की ताकत, मानसिकता वो रखना चाहिए। नहीं तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि उद्योग तो करते हैं और कोई अनबन यदि हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्राइम हो गया, तो बच्चे हकनाक बदनाम होते हैं। आप ये बताइए कि नागपुर सिटी के अंदर में अभी आने वाले 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो बच्चियां जो है, कोई बच्चे लोग उनको चाकू की नोक पे नहीं अपने बाइक पर पटाखे लेके जाते हैं, स्वयं वो खुद बैठकर जाते हैं, पूरा मुंह ढककर जाते हैं, लड़के भी मुंह ढककर जाते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि ये संस्कृति नागपुर सिटी को कहाँ पे लेकर जाएगी। सूरज इतना तो नीचे नहीं आया है नागपुर सिटी के अंदर में, ये सभी मुंह ढाकर सभी सड़कों पे ये लोग देखेंगे। यानी दुर्दैव है, हम यानी बीइंग अ डॉक्टर में आपके सामने और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट करके आपके सामने बात रख रहा हूँ कि वैलेंटाइन दिवस को मैंने विरोध किया था। तो विरोध जैसा हमारे आम शिव सैनिक जो विरोध करते हैं वैलेंटाइन डे, वो संस्कृति को लेकर रहते हैं। लेकिन मेरा जो विरोध था कि मैं एज ए पेडियाट्रिशियन 3-4 बच्चों के 9वीं 10वीं के बच्चों के गर्भपात करने की मेरे ऊपर में नौबत आई थी। और उसका कारण ये अंदर में जाके मैंने वो बच्चों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये वैलेंटाइन दिवस है और उसमें ये गुलाब का फूल देना और कुछ प्रेजेंट आर्टिकल देना और मौज करना ऐसा नियम है। बोले सो हमने किया, हमें क्या पता था कि हम प्रेग्नेंट रहने वाले हैं करके, और वो और उनकी कोई कंप्लेंट भी नहीं उनके बारे में। तो ये कंप्लेंट ना होना, स्वेच्छा से उन्होंने जाना। पूरे रास्ते जो है, आप वर्धा रोड देखो हाउसफुल जाता है, आप कोराडी की तरफ में जाने वाला रास्ता हाउसफुल है, काटोल की तरफ में, अमरावती रोड के ऊपर में या तुम्हारे कामठी की ओर में जाने वाले सभी रास्ते जो है इन बच्चों से पूरे हाउसफुल होते हैं। कोई लॉज रिकामी नहीं रहती है, ना कोई होटल रिकामा रहता है, ऑलरेडी सब क्या चल रहा है। तो उसके अंदर में हर एक व्यक्ति के साथ में, पुरुष व्यक्ति के साथ में एक स्त्री होती है और वो स्वेच्छा से रहती है। तो ये स्वेच्छा से रहना, फिर यदि समझो कुछ किसी ने देख लिया तो उसको ये इन्होंने जबरदस्ती किया और पुरुष को बदनाम करना, ऐसी भी वारदात होती है। और या तो कोई भी ऐसा ये सिनेरियो बदल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वारदातें हो रही है, स्त्री के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो ये यूनिलैटरल फिनोमेना नहीं है, दिस इज अ बायलैटरल फिनोमेना। तो ये दोनों भी लोगों ने बहुत ही सोच समझ के साथ में आने वाले दिनों को स्वागत करने के हेतु उन्होंने अच्छी तरह से रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति को दोष देकर फायदा नहीं इसके अंदर में, दोनों ने भी समझदारी से काम लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि बात अच्छी तरह से बन जाएगी। जी, आप डॉक्टर हैं जी, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? हाँ, मैं एक्चुअली क्या है, मेरा जो रहना है अकोला जिला में एक्चुअली मेरा जन्म हुआ है। अकोला के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में जन्म हुआ, लेकिन हमारा जो रहना जो था पारस गांव है, पारस गांव से पूर्वी दिशा पे 1-2 किलोमीटर अंतर पे धानोरा नाम की 40-50 घरों की एक बस्ती, छोटी सी बस्ती है। तो उस बस्ती के अंदर में हमारी कहीं यानी वो बस्ती को अभी अभी रास्ता बना है, सड़क जो कच्ची सड़क जो बनी है या 1 या 2 साल पूरे, वो भी यानी ऐसा डामरीकरण नहीं है वहाँ पे, अभी अभी बनी है। नहीं तो पहले पगडंडी होती थी और वो पगडंडी से हमको यानी आना जाना पड़ता था, हमारे माता पिता को भी आना जाना पड़ता था।
मेरे पिताजी रेलवे सर्वेंट थे, क्लास 4 रेलवे सर्वेंट थे, तो उनकी इधर उधर बदलियाँ होते रही और उसमें हमारी पढ़ाई उस गांव में हुई और क्लास 4 रेलवे सर्वेंट होने के कारण बड़ी यानी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गरीबी के वो दिन भी हमको देखना पड़ा कि जो नहीं आम आदमी के दिन यानी आयुष्य में आते हैं। हमें तो इतना था कि वो दुष्काल एक बार आया था तो खाने के लिए ज्वार नहीं मिलते थे, गेहूं नहीं मिलते थे, चावल नहीं मिलते थे, केवल वो मिलो हाँ जो लाल कलर का बारीक ज्वार आता था, वो अमेरिका से कोई इंपोर्ट किए थे ऐसा पता चलता है। और या मक्के का जो बारीक ऐसा जो है लापसी बोलते हैं उसको, वो मिलता था हमको, तो वो खाकर दिन गुजारना पड़ता था। कभी कभी वो भी नहीं मिले तो पेट के लिए भी पागने की भी नौबत आती थी। तो लिटरली वी हैव बेक्ड ऑन द रोड्स ऑफ अकोला सिटी फॉर ब्रेड एंड बटर। और लेकिन कैसा है वो परिस्थिति का ये था, कभी कभी पैसे नहीं रहे तो ऐसा ये सभी जो बातें हुई, बहुत कष्ट के काम करना पड़ा, खेतों में काम करना पड़ा, सब यानी बुआई से लेकर जो कटाई होती है वहाँ तक के काम करना, उपलिया बेचना, कोयला बेचना रेलवे ट्रेन से गिरा के, लकड़ियाँ बेचना, बकरी का चारा बेचना, आम बेचना, डबल रोटी बेचना। उसमें से रेलवे के अंदर में हम तो 10वीं 11वीं और 12वीं में 2-2 महीने की जो छुट्टियाँ है तो रेलवे ट्रैक के ऊपर में टेम्पररी गैंगमैन करके, कैजुअल लेबर करके हमने काम किया। उसमें से 3 रुपये 10 पैसे रोज मिलता था हमको। तो ये कठिनाइयों से हम उभर के आए उस गांव में से। केवल पिताजी बोलते थे कि बेटा आप अच्छा पढ़ाई करो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बनो। तो डॉक्टर भी बनने के पीछे मेरी वही भूमिका थी। 10वीं में अच्छा मार्क्स हासिल करने के बाद में पिताजी एक दिन पूछ बैठे कि बेटा तुझे क्या बनना है? मैंने कहा मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा डॉक्टर बनना है। मुझे क्या पता था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काय के डॉक्टर है करके, कितने बड़े डॉक्टर है। तो मैंने कहा इसके लिए फिर साइंस में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो साइंस में 11वीं 12वीं का एडमिशन लिया हमने। तो पहली बार हम 12वीं में फेल हुए क्योंकि हम मराठी मीडियम 10वीं तक के पढ़ने के बाद में इंग्लिश मीडियम हमारे कोई पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फिर फेल हुए, फिर दोबारा पूरे विषय लेके बैठे। तो उसमें हमको अच्छे अंक हासिल हुए और वो अच्छे अंक हमें मेडिकल कॉलेज लेके आए और शासकीय इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हमारा दाखिला हुआ 1980 के अंदर में 27 अगस्त को, और हमारा मेडिकल का पढ़ाई शुरू हुआ। लेकिन वो भी बड़ी कठिनाई से हुआ। उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे वसंत दादा पाटिल, हमारे गांव के मेरे टीचर एवं वो विधायक भी थे लक्ष्मण राव जी तायड़े। उन्होंने मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री जी के पास में लेके गए कि बोले बहुत गरीब व्यक्ति है, बोले इनका लड़का मेडिकल को इनको एडमिशन मिला लेकिन उनको कपड़े वपड़े लेने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे नहीं, तो कुछ आप मदद दीजिए। तो उस वक्त वसंत दादा पाटिल जी ने 1000 रुपये का मुख्यमंत्री निधि से चेक दिया था। तो उस कारण से फिर हम अच्छे कपड़े ले सके, स्टेथोस्कोप लिया, एप्रोन लिया, डिसेक्शन का बॉक्स लिया, कुछ अच्छा सा चप्पल खरीदे और फिर हमारा पढ़ाई चालू हुआ और हम डॉक्टर बने। यदि वो वसंत दादा पाटिल साहब ने यदि 1000 रुपये नहीं दिए रहते तो शायद हम डॉक्टर नहीं बनते और आज सिटी में रह के विधायक भी नहीं बनते और आपके सामने नहीं होते। जी जी। आप BBS हुए, बाद में MD हुए जी। ये राजकारण की और किस तरह से एकदम से अचानक? एक्चुअली कैसा है कि आदिवासी समाज, बौद्ध समाज और ओबीसी समाज में खास करके तेली और कुंभी ये समाज में सिकल सेल ये बीमारी 20 पूर्व विदर्भ में खास करके भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर इन जिलों के अंदर में आदिवासी समाज में 42% सिकल सेल के मरीज पाए जाते हैं। बौद्ध समाज में लगभग 27% मरीज पाए जाते हैं। ओबीसी समाज में 9% ये मरीज पाए जाते हैं। और मैं जब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS पास होने के बाद में हमें हाउस ऑफिसर का जॉब करना पड़ता है, उसको हाउस ऑफिसर जॉब बोलते हैं। तो और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय वार्ड में हमें काम भी करना पड़ता है। तो उस वक्त हमने देखा कि कई मरीज सिकल सेल से ग्रस्त जो है वो दर्द के कारण, पीड़ा के कारण वो दम तोड़ देते थे और मर जाते थे।
तो ये सिकल सेल बीमारी एक हमें पता चला और इसका हमने बहुत अभ्यास किया और इसको निर्मूलित करने के लिए हमने प्लान भी बनाया। तो वो प्लान जो है हमने डॉक्टर होते हुए उस वक्त के कांग्रेस के प्रशासन को और उस वक्त के आरोग्य मंत्री विमलताई मुंदड़ा और अन्य आरोग्य मंत्री आके गए, तो हमने बार बार सबमिट किया उनके पास में कि भैया आप ये सिकल सेल इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है, सिकल सेल निर्मूलन प्रोग्राम, आप उसको लॉन्च करो, नाम भला ही मेरा न दो, आप उसका क्रेडिट लो, लेकिन ये करो, बहुत बच्चे लोग मर रहे हैं, तो इसके पीछे अपन कुछ कर सकते हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, उसकी प्रताड़ना की गई और ना कोई उस पर निर्णय लिया गया। उसके पश्चात फिर एक कॉन्फ्रेंस जो है, वर्ल्ड कांग्रेस सिकल सेल के ऊपर में रायपुर में हुई थी। उस छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर आर.वी. रमन सिंह, इन्होंने ये जान लिया कि भाई सिकल सेल इरेडिकेशन क्या होता है, तो हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बात रखी और यहाँ के हमारे तक के जो डॉक्टर है, डॉक्टर अनुराधा श्रीखंडे, उन्होंने भी बात रखी और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको पिकअप किया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का नाम दिया चीफ मिनिस्टर सिकल सेल इरेडिकेशन प्रोग्राम और 100 करोड़ रुपए उन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि ये प्रोग्राम हमारा इस राज्य में चलेगा। जो आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में ज्यादा है उसके लिए, उनके में भी सिकल सेल बहुत ज्यादा है और उसका इनाग्रेशन माननीय पूर्व राष्ट्रपति जो है APJ अब्दुल कलाम, उनके हाथों से किया उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, केंद्र बिंदु है सिकल सेल का भारत का, यानी आप यानी जैसा नागपुर ये अपना 0 माइल है, वैसा ही सिकल सेल के लिए 0 माइल विदर्भ है और इसके यह अर्थ कर दे दिए, हम चॉप लगा के सर्कल डालते हैं पूरे इंडिया के ऊपर में, तो वो सर्कल के अंदर में आने वाले 12 राज्य है और 12 राज्यों के अंदर में सिकल सेल है। लेकिन नोड जो है, एक्चुअली केंद्र जो है ये नागपुर में है, तो नागपुर की बात विधानसभा मुंबई में या नागपुर में नहीं जाने जा रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं, तो हमने ठहराया कि भैया हमने भी राजकारण में जाना चाहिए। तो 1997 को हमने दिल बनाया कि भाई हमने उस जगह पे जाना चाहिए जिस विधिमंडल में कायदे बनते हैं और बात सुनी जाती है। तो वहां से शुरुआत किया था। कैसे आमदार बनते हैं हमें नहीं पता था, लोगों को पूछते थे कि वो बोले पहले नगर सेवक बनना पड़ता है, तो नगर सेवक का चुनाव लड़े, पहली बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार हम पार्षद बने और महानगर पालिका में 2007 से 2012 तक के काम किया। चौथी बार खड़े रहे, फिर हार गए। विधायक बनने के लिए 2004 में प्रयत्न किया, 3500 वोट मिले। दूसरी बार प्रयास किया तो 23,662 वोट इंडिपेंडेंट मिले हमको और तीसरी बार हमको नितिन गडकरी साहब ने उठा लिया, टिकट दे दिया। आज हमारे आपके सामने विधायक है और विधिमंडल में जब हमने प्रवेश किया, उसके पीछे यही भी एक भावना है कि मेरे विदर्भ के सिकल सेल के और भारत देश के सिकल सेल के रोगों के लिए, ये सिकल सेल इस देश में हटाने के लिए मैं यदि प्रयास करूं तो इसमें मुझे यश आना चाहिए। ये भी भावना मेरी उस दिन थी मेरे दिल के अंदर में। आज मैं विधायक बना, मेरे शब्दों को महत्व प्राप्त हुआ है। आपके चैनल के द्वारा मेरे जो अभी आपके सामने बयां कर रहा हूँ, मुझे 5 साल वो करना है और कंफर्म करना है। इसके अंदर में मुझे माननीय देवेंद्र फडणवीस का भी सहायता मिल रही है। उससे ज्यादा गडकरी साहब भी हमको इस सिकल सेल प्रोजेक्ट में आंख मूंझ कर मदद कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी सिकल सेल इरेडिकेशन प्रोग्राम में लग चुके हैं। अभी वो जापान दौरा में जब गए थे तो स्टेम सेल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो सिकल सेल के अंदर में कैसे लागू हो सकती है, वहाँ के साइंटिस्ट से उन्होंने बात किया है और खास करके सिकल सेल के लिए बात किया उन्होंने कि हमारे देश में सिकल सेल का ज्यादा प्रमाण है, तो ये स्टेम सेल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है सिकल सेल के लिए लागू हो सकती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नागपुर में और विशेषतः मैं उत्तर नागपुर में इंटरनेशनल सिकल सेल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लाने का मेरा प्रयास है, जिसके अंदर में नितिन जी गडकरी मुझे बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने वो प्रोजेक्ट, वो नितिन जी का जो प्रोजेक्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वगैरह बाकी भी चल रहा है, वो भी यानी वो तो ये जनरल देखते हैं, लेकिन गडकरी साहब जो है हमारा सिकल सेल एसोसिएशन जो है डॉक्टर मिसेस अनुराधा श्रीखंडे मैडम और मैं जो है हम मिलकर और हमारे साथ में
डॉक्टर वी आर कामदार साहब भी है, कामदार। तो वे भी हमारे साथ में हमको साथ दे रहे हैं। तो ऐसे मिलजुल कर वो प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लाएंगे और वे एक सिकल सेल के दुनिया में एक वरदान रहेगा और यहाँ के मरीज सचमुच अच्छे होंगे, लाभान्वित होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, वही तो हम चाहते हैं। आज हमने उत्तर नागपुर के विधायक मिलिंद माने जी से विशेष कार्यक्रम में चर्चा की। एक जो धानोरा गांव से, पारस के पास में धानोरा गांव है, इस धानोरा गांव में 50 मकान हैं। हम हमेशा अपने लाइफ की तरफ देखते समय हम हमेशा बोलते हैं कि अरे मैं कैसा जा सकूंगा, मैं कैसा कर पाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, अब हदबल हो जाते हैं। लेकिन खुद विधायक मिलिंद माने एक धानोरा गांव से निकलकर एक MBBS उन्होंने किया, उसके बाद में MD हुए और बाद में उन्होंने जनता के अंदर जाकर जो अपना काम किया और आज वो विधायक है। एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ आज हमारा परिचय हुआ कि कितना लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद में ये उनको मकाम हासिल हुआ। आज मिलिंद जी, आप इस विशेष कार्यक्रम में आए, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात होगी बेबाक, राजनीति के पैतरे हो या फिर हो कोई खास मुलाकात या हो समाज से जुड़े मुद्दे, हर आवाज को मिलेगी जगह। जिसका सरोकार हो आपसे, न लाभ न लपेट, हम करेंगे खास मुलाकात।